हम मौजूद हैं इस समय तुगलकाबाद। आए कहाँ हैं हम? आए हैं तुगलकाबाद के विधायक जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं दक्षिणी दिल्ली से, सहीराम पहलवान जी। इनसे कुछ बात करने, आने वाले चुनाव में क्या स्ट्रेटजीज रहने वाली है इनकी वो जानने। देखो एक बारी और आनंद लो, आ जाओ। तो इंट्रो आपको मैंने दे ही दिया, हम कहाँ आए हैं, वजह भी बता दी क्यों आए हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो सर नमस्कार आपको और बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। लोकसभा प्रत्याशी आप बन गए हैं जी। पब्लिक आपको इतना सम्मान दे रही है, मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पे जब से मैं आया हूँ, लोग आपसे इतने मिलने आ रहे हैं। कैसा लग रहा है पहले तो आपको? देखो मेरे लिए तो बड़े गर्व की और खुशी की बात है कि लोगों के बीच में मेरा इतना सम्मान है। तो ये तो कोई ऊपर वाले की कृपा है जी। अच्छा, तो एक तुगलकाबाद आपके पहले आप वहाँ के विधायक थे, एक थी पहले विधानसभा, अब 10-10 विधानसभा आपके अंदर आ सकती हैं अगर आप लोकसभा में आते हैं, जीतते हैं तो क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी आपकी उसके लिए? देखिए, अगर आपकी नीयत ठीक है और दिल से आप चाहते हो कि जो लोगों ने आपको सम्मान दिया है उस सम्मान के बदले अगर आप उनको सम्मान देने का काम करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। रही प्रोग्रामों की बात, तो मैंने कहा ना कि जैसे आपकी इच्छा है और उस सम्मान का आप सम्मान करना चाहते हो तो 10 विधानसभा कोई बड़ी बात नहीं है। हर महीने एक शनिवार इतवार एक ही विधानसभा में बैठो, आराम से लोगों से संपर्क करो, तो आसान है। अच्छा, जब आप कोई रैली वगैरह करते हैं तो उसमें कैसा प्यार मिलता है लोगों का आपको, या कैसे कैसे लोग मिलते हैं आपसे आके? कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ अलग ही एंटी वाले मिल जाएं आपसे आगे, कुछ ऐसे ऐसे सवाल जवाब करने लग जाएं, छेड़खानी जिसे कहते हैं हम? नहीं, ये तो चलता रहता है। ये तो एक राजनीति का एक हिस्सा है। समाज है, समाज में हर तरह का आदमी है, हर वर्ग के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। और जब आप राजनीति कर रहे हो तो आपको लोगों के सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, सर का नाम मैं एक बार आपको डिस्क्राइब करूँ। सहीराम पहलवान जी आपका नाम है जी। आपके नाम में ही राम है, तो आम आदमी पार्टी की ओर राम आ रहे हैं, बीजेपी की ओर आएंगे? देखिए, राम तो सबके हैं। हाँ। अब आज मैं ठेकेदारी लूं कि नहीं राम का पुजारी तो मैं ही हूं, ये गलत है। राम तो सबके, किसके राम नहीं है और कौन नहीं मानता राम को? अब किसी से बात करो। हमारे तो सुबह उठते सबसे पहले जो शब्द निकलता है वो राम राम निकलता है। बिल्कुल। ये हमारी सभ्यता है। अगर हम सुबह उठते ही सबसे पहले राम का नाम लेते हैं तो इसका मतलब हम राम को मानते हैं ना, हमारे आदर्श रहे हैं, हमारे भगवान रहे हैं, उनके आदर्शों पे आज दुनिया चलती है। बिल्कुल। राम जी की बात हमने कर ली है तो एक टॉपिक शायद आपको हिंट मिल गया होगा मैं किस पे बात लाने वाला हूँ। राम मंदिर क्या चुनाव पर इम्पैक्ट डालेगा? नहीं, मेरे ख्याल से आज मैं दिल्ली की बात छोड़ के पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा। राम मंदिर का स्वागत करता हूं मैं और मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर बना। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे कि उस पार्टी ने बनाया है या उनके द्वारा बना है, उसके खिलाफ हूं मैं। कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना है और पूरे हिंदुस्तान ने दिल से उसमें डोनेट किया है। बिल्कुल। बहुत बड़ा योगदान दिया पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने और दिल से दिया है, तो बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तान के लोगों ने राम मंदिर को इतनी भव्य उसमें बनाया है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक लोगों के दिमाग में इमेज बन गई है कि अगर राम मंदिर का नाम आता है तो साथ में उस पार्टी का नाम भी आता है, तो ये जो इमेज है ये कहाँ तक दिक्कत दे सकती है लोगों में भी? ये इमेज नहीं कहूँगा मैं से मैं कुछ जो अंधभक्त हैं, कुछ लोग होते हैं ना अंधभक्त, जिनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उन्हें कुछ भी अच्छा बुरा कुछ नजर नहीं आता, ये उन लोगों की सोच है।
अब आपने नाम ले दिया है तो थोड़ा और हम अंदर जाते हैं अब इसके टॉपिक के अंदर ही। अंधभक्त शब्द का मतलब जो आपने एक बार हमारी ऑडियंस को बताओ, आपके हिसाब से अंधभक्त का मतलब है? अंधभक्त का मतलब ये है कि जिसमें उस आदमी की आस्था है, उस आदमी के अच्छे बुरे कर्म जो हैं उनको ना देखते हुए सीधा जो उन्होंने आदेश पारित कर दिया, जो ऐसे लोग हैं जो उस पर चलते हैं, अपना परिवार का, समाज का, देश का हित ना देख के जो एक लाइन पकड़ के चलते हैं, वो अंधभक्त है। अच्छा, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, हाँ बिल्कुल, सिर्फ नारे लगाए। बस जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अच्छा, अगर कल को आपकी पार्टी के साथ भी कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो उनकी पार्टी के साथ जुड़े हैं, जिन लोग अभी अंधभक्त कह रहे हैं, तो उनको कैसा मार्गदर्शन देंगे फिर आप, उनको गाइडेंस कैसे देंगे फिर आप? देखिए, हमारी पार्टी की विचारधारा ही अलग है। हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है और हमारी पार्टी देश हित की बात करती है, खाली विकास की बात करती है। आज अगर हमारी पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार है, निगम में भी सरकार है, पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है, कई स्टेटों में अलग अलग हमारे विधायक भी जीत के आए हैं, कॉर्पोरेशन मेंबर जीत के आए हैं, वो एक दिल्ली जो मॉडल है, जैसे अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे स्कूलों में टीचरों को बाहर विदेश भेज के उनकी ट्रेनिंग करा के लाते हैं, अच्छी मोहल्ला क्लिनिक बनाई। आज और पार्टियां भी ना दबी जबान से उस मॉडल को मानती है और उस मॉडल को अपनाने के लिए भी तैयार है। लेकिन आज मैं विधायक यहां रहा, लोगों ने मुझे वोट क्यों दी, ये सोचने का विषय है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा अपने साथियों से, जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान जुझारू साथी हैं, ये सोच के वोट डालें कि वोट दे तो दे, विचारधारा देखी जाए पार्टी की, किस नेता की नियत और नीति क्या है, उसे देख के वोट डालें। अच्छा, जो आपके यहां से एक तो प्रत्याशी आप हैं, सामने वाली पार्टी से भी एक प्रत्याशी है, क्या लगता है कंपैरिजन अगर किया जाए, आपके हिसाब से कंपैरिजन किया जाए, तो जनता का प्यार किसे मिलेगा? जिसने जनता के बीच में ज्यादा समय दिया है, जनता को ज्यादा सम्मान दिया है, जनता के बीच में जाके विकास का काम किया है, आप हो। ऐसा आप अब ये तो जनता करेगी कॉन्फिडेंटली, लेकिन आप हो ऐसा लग रहा है। देखिए, अगर मैं 3 बार निगम पार्षद रहा हूं, चेयरपर्सन रहा हूं सेंट्रल जोन का, डिप्टी मेयर रहा हूं दिल्ली में, 2 बार से विधायक हूं जी, और जो सामने उम्मीदवार आए हैं वो भी इसी क्षेत्र से रहे हैं, मतलब पूरा कॉन्फिडेंट है। देखिए, आप कंपेरिजन कर लिए ना, जब मैं निगम चुनाव लड़ा तब वो सत्ता में थे, वो एक नेशनल पार्टी से अपने उम्मीदवार को लेके आए और मैं निर्दलीय, बिल्कुल, तो भी जीते आप। वो एक बार चुनाव हारते हैं, एक बार जीतते हैं, तो इसका भी कारण होगा। मैं कंटिन्यू जीत के आ रहा हूं, तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। तो बलगाबाद पे राज कर रहे हो आप इस टाइम? है 2 बार हो चुका है ऐसा? नहीं, मैं राज क्या स्ट्रेटजीज क्या है, कुछ बता दो, कुछ लोगों को गाइड कर दो। नहीं, मैं तुगलकाबाद के निवासियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ा मुझे मान सम्मान दिया, प्यार दिया। मैं इसे राज नहीं मानता, ये राज नहीं है। राज तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक बार हारते एक बार जीतते, एक बार हारते एक बार जीतते, 93 से उनका सिलसिला ये चला रहा है। मैं तो कहता हूं मुझे तो सेवा का मौका दिया है। अगर आप इसे राज कहेंगे तो मैं कहूंगा कि मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। मैं तो सेवा के भाव से आया हूं
लोगों को सम्मान के साथ सेवा करना आया हूं मैं, तो राज करने नहीं आया। जी, लोगों तक पहुंची होगी आपकी विचारधारा। कुछ करंट इश्यूज पे बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल्स के। जी, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ? ये क्या हुआ ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव में? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ है और उनकी सोच भी ऐसी है कि सत्ता का उपयोग कैसे करें। ठीक है। चंडीगढ़ चुनाव को लेकर जिस तरह से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है और हिंदुस्तानी पूरी दुनिया ने देखा है, तो इतना बड़ा सत्ता का दुरुपयोग ठीक नहीं है। ये आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए शुभ संकेत नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली जीत आपकी पार्टी की हुई, आपकी पार्टी की, मतलब आम आदमी पार्टी की। जीत तो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। उसके कारण है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आज आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूं कि जीत हमारी हो रहेगी, लेकिन जीत के पीछे कुछ कारण होते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जीत हमेशा रहेगी। ठीक है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पे बात करी, एक मुद्दा जो अभी काफी सेंसिटिव बना हुआ है, किसान आंदोलन। उस पर क्या दिक्कत आ रही है? 5 बार मीटिंग कर ली है और कोई निकल नहीं पा रहा। उसके लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है। पीछे आंदोलन हुआ, 700 कुछ किसान उसमें शहीद हुए। केंद्र सरकार ने बहुत से वादे उस टाइम किए और वो काला कानून वापस लेना पड़ा उन्हें, क्योंकि ये एक तरफा फैसला था, जिसे मैं कहूँगा डिक्टेटरशिप, कि जो आया फैसला कर दिया, कानून बना दिया। अभी आपने देखा कि कोर्ट से कुछ फैसले हमारे दिल्ली सरकार के हित में आए, इन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा में उसके खिलाफ कानून बना के ले आए। ये तो मैं कहूँगा कि दूसरे लोगों को एक रास्ता दिखा रहे हैं। तो ऐसे कानून बनाए क्यों रहे हैं जो वापस लेने पड़ रहे हैं इन्हें? क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है सर, देखा जाए तो एक बारी को, और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनके हम रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल लेकिन करते हैं। ऐसा क्या अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पा रही उनमें? मैंने एक शब्द कहा ना, डिक्टेटरशिप, उनके द्वारा की जा रही है, सरेआम है, पूरी दुनिया देख रही है। जानबूझ के की जा रही है, इनसे करवाई जा रही है कि पार्टी की द्वारा, या विचारधारा ऐसी होगी उनकी पार्टी की? अब ये तो वही बता पाएंगे। चलो कभी उनसे मिल पाए तो हम पूछेंगे जरूर। बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ नेताओं के नाम लेता हूँ, आप उनके बारे में एक शब्द या एक लाइन में बोलना, जो भी आपके मन में आए उनके बारे में पहले। ठीक है? अरविंद केजरीवाल जी। मैं तो कहूँगा हमारे सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ, कुछ नहीं उसके आगे। नहीं, उसका कारण है, मैं 93 से राजनीति में आया हूं। मैंने कितने नेताओं के साथ काम किया है, लेकिन जो इनकी विचारधारा, इनकी सोच है, जो वो इन्हें बहुत ऊपर ले जाती है। ठीक है। जिस तरह से दिल्ली में, पंजाब में तो अब आए हैं, दिल्ली में जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार आई, सबसे पहला जो इन्होंने कमिटमेंट किए थे, जो हमारे मैनिफेस्टो में था, उसमें जिस तरह से काम किया, और इन्होंने एक विकास का मॉडल दुनिया को दिखाया है कि ये भी, कि अगर आपकी सोच अच्छी है तो ये काम भी हो सकते हैं। मैंने जैसे बताया ना, अच्छे स्कूल पहले भी हो सकते थे, पहले भी सरकार थी, ऐसी बात नहीं है कि नेता नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं था या सरकार नहीं थी, यही बजट था, विधायक भी थे, कॉर्पोरेशन मेंबर भी थे, तो अच्छे स्कूल बन सकते थे। इन्होंने ये सोच बात लोगों को दिखा दिया है कि अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो हर चीज संभव है। पहले भी मोहल्ला क्लिनिक बन सकती थी, बिल्कुल। पहले भी बिजली के बिल माफ हो सकते थे, पहले भी महिलाओं के लिए बस फ्री हो सकती थी, पहले भी अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में भेज सकते थे, और आज हमारी सरकार कर रही है तो मुझे खुशी है। लेकिन ना, आज मैं अपने क्षेत्र में, मेरे यहाँ 7 हाई सेकेंडरी स्कूल हैं,
पहली योजना में सातों हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंगें बदल दी, कायाकल्प हो गया, 8 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। अगर ये मैंने अपने क्षेत्र में किया है तो मैंने अपनी जेब से तो नहीं किया ना भैया। आप दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा है, वही तो दिल्ली की जनता के लिए हम दे रहे हैं। कि आप है कि आपकी पार्टी फ्री बस कर रही है, बिजली मुफ्त दे रही है, तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं अपोजिशन द्वारा कि ये फ्री में बांट रहे हैं, वोट लिए जा रहे हैं ऐसे फ्री में। तो ये कहाँ तक सही लगता है आपको? हम तो नहीं कह रहे कि उन्होंने अपने मित्रों का इतने लाख करोड़ का ऋण माफ कर दिया। ये तो देश की जनता कह रही है अपने मित्रों का। अरे इन किसानों का ऋण माफ कर दो ना आप। जब अपने मित्रों का कई कई लाख करोड़ रुपया आप माफ कर सकते हो तो इन किसानों को क्या आपत्ति है आपको? आपने एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में जी। ये देश का दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान का एक नारा है, जय जवान जय किसान। आप दोनों को आमने सामने इन्होंने खड़ा कर दिया। एक तरफ किसान खड़ा है, एक तरफ जवान खड़ा है। जवान किसके घर में पैदा होता है? किसान के घर में। आप इनकी परसेंटेज निकाल के देखो ना, किसान के घर से पैदा होकर तो जवान गया है। आज बाप बेटे को आमने सामने खड़ा कर दे, देश का दुर्भाग्य नहीं है? अगर ये उनके ऋण को माफ कर दे तो इनके घर से जा रहा है क्या? देश की जनता का ही तो पैसा है इनके पास। ये कौन से उद्योगपति हैं? ये अपने मित्र उद्योगपतियों का तो कई लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, ये किसान का नहीं कर सकते। आपके हाथ में हम मान के चलते हैं, अगर आपके हाथ में कुछ पावर आती है कि आप कुछ किसानों के लिए कर सकते हैं जो भी आपका मन करे, तो क्या करेंगे आप? देखिए किसान मांग क्या रहा है। अभी 2 दिन पहले ओलावृष्टि होगी, ओले पड़ गए, मर गया किसान बेचारा। एक तो वो मांग रहे हैं कि उनके नुकसान होता है, बाई चांस कोई ऐसी आपदा आती है, जैसे बारिश ज्यादा हो गई, गेहूं अब जैसे ओले पड़ गए, गेहूं का नुकसान हो गया, एक तो उसका मुआवजा मांग रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो हमारी मेहनत है, मैंने एक दिन प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी, उसमें किसान के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं कह रहे थे वो कि किसान दिन रात मेहनत करता है, खाद लाता है, बीज लाता है, जुताई करता है, तब जाके फसल पैदा होती है। अरे प्रधानमंत्री, जब आपको इतना पता है तो वो खाली यही तो मांग रहे कि हमारी फसल का एक फिक्स रेट कर दो आप, कि जो भी खरीदे इस रेट से खरीदे, इससे कम ना खरीदे। किसान के साथ में किसान है, बेटी जवान हो गई, शादी आ गई, अब शादी में उसे उसी खेती से उसकी बेटी की शादी करनी है, फसल काट के घर में रखी हुई है। अगर उस फसल का रेट फिक्स नहीं होगा तो जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं उसकी फसल बेचने की मजबूरी होगी किसान की, क्योंकि बेटी की शादी करनी है तो उसको सस्ते दामों पे खरीदेगा। तो किसान यही तो कह रहा है कि हमारे रेट फिक्स कर दो, हमें और क्या चाहिए। तो अगर आपके हाथ में पावर्स आती है तो कर दोगे आप ये सब? अरविंद जी के हाथ में पावर आएगी तो कर देंगे। क्योंकि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था, वो काफ़ी वायरल हुआ पीछे, कि किसानों का एमएसपी कुछ ऐसे करके उनका एक ट्वीट था एक। तो उस टाइम कुछ और थे, लेकिन अब वो जब पावर में आ गए तब ऐसे। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जब आपके पास भी पावर आ जाएगी तब आपके थोड़े विचारधारा अलग हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने अभी आपको पीछे भी बताया है, हमारे अरविंद जी का हर चुनाव में जो मैनिफेस्टो निकलता है उस पे वो 100% काम करते हैं। आप हमारे पिछले 10 साल का मैनिफेस्टो निकाल लें, मैनिफेस्टो निकाल लें, चुनावी वादे निकाल लें और बीजेपी सरकार के निकाल लें। ये कंपैरिजन लोगों को करने देते हैं हम। जहाँ देखिए अब चुनाव आ गया ना, अभी इनका एक बड़ा हर झुग्गी झोपड़ी के बाहर एक बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे, जहां झुग्गी वही मकान। कितने दे दीजिए। और
अमित शाह जी ने आपके चैनलों पे खुद कहा था, जब इन्होंने 2014 में आए थे, कि 15-15 लाख रुपए हर सबके खाते में जाएंगे। और आपके चैनल में बैठ के उन्होंने जब एंकर ने पूछा कि जो 15 लाख का क्या हुआ, लोगों के खाते में पहुंच गए, तो उन्होंने और रिकॉर्ड कहा है कि वो तो चुनावी जुमला था। ये मैं नहीं कह रहा, मन से वो खुद कह रहे हैं। अब इन पे कितना विश्वास देश की जनता करती है, अब चुनावी जुमला कह लो उसे, इनका मैनिफेस्टो कह लो, सबके सामने है। चलो अंतिम के कुछ प्रश्न हमारे। दक्षिणी दिल्ली में जैसे कि हमने भी रिसर्च करी और देखा भी है, स्कूल्स काफ़ी अच्छे बना दिए हैं, सड़कों पे काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पर, तो क्या इससे लगता है लोगों का प्यार भरपूर मिलेगा आपको? देखिए, दक्षिणी दिल्ली में हमारे 9 विधायक हैं और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है। हमारे हर विधायकों ने प्रयास करके अपने अपने क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण कराया, बढ़िया स्कूल बनवाए हैं। लोगों को पीने के पानी की बहुत किल्लत थी, उसमें बहुत काम किया है। और जब हमारी सरकार नहीं थी तो हमारे यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी की हालत तो बद से बदतर थी। खास करके मैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी कहूँ तो स्लम एरिया की हालत बद से बदतर थी। आज कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें पानी का, सीवर का, रोड का काम ना हुआ हो। पहले हमारे स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ी में शौचालय बने हुए थे, उन शौचालयों को और बढ़ाया और बनाए, नए बनाए हैं। पहले सुबह हमारे झुग्गी झोपड़ी का आदमी जब सो के उठता था तो पहले अपने घर में देखता था खुले हुए 2 रुपए हैं कि नहीं, तब मैं बाथरूम जाऊं। आज हमारी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सभी शौचालय फ्री कर दिए और उससे बेहतर सुविधा दे दी, तो कैसे लोग याद नहीं रखेंगे? बिल्कुल। चलिए 1-2 अंतिम प्रश्न आखिरी के। सही राम पहलवान जी नाम है आपका, पहलवान शब्द आपने जो जोड़ा हुआ है उससे क्या है, मैसेज क्या है या क्या मतलब है पहलवान शब्द का? नहीं, पहलवान खेलते थे आप कुछ ऐसा? पहलवान मैंने नहीं जोड़ा। मैं 15 साल की उम्र में अखाड़े पहुंच गया था। अच्छा। हाँ, और मैंने करीब 14-15 साल मैंने पहलवानी की है। मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ऊपर वाले की कृपा से अच्छे पहलवानों में मेरा नाम गिना जाता है। उसके बाद में कुछ समय मैं कबड्डी भी खेला हूँ, तो पहलवान शब्द मेरे साथ वहाँ से जुड़ा हुआ है। क्या बात है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, आपका गोल क्या है? विधायक आप 2 बार रह चुके हैं जी। भगवान ने चाहा तो MP भी आप बनेंगे जैसे कि आप दावे कर रहे हैं या कॉन्फिडेंट है पूरे आप इस टाइम, तो उसके बाद आपका फिर गोल क्या है? कहाँ तक जाना है राजनीति में आपने? देखिए, हर आदमी की इच्छा होती है कि वो काउंसलर भी बने, फिर MLA बने, फिर MP बने। कुछ खेल इसका भी होता है। बिल्कुल। मैंने बताया ना, मैं 93 से राजनीति में आया हूँ। 97 में पहली बार ही इंडिपेंडेंट जीत के काउंसलर बन गया, चेयरमैन बना, डिप्टी मेयर बना। कितने मेरे साथी ऐसे हैं बेचारे जो तब से अब तक लगातार राजनीति में एक्टिव हैं और उन्हें आज तक कहीं मौका नहीं मिला। तो इसमें मैं कहूँगा कहीं ना कहीं नसीब और ऊपर वाले की जो उसने लिखा है। चाहने के लिए तो हर आदमी चाहता है कि मैं विधायक बनूं, MP बनूं, लेकिन जो उसने लिखा है प्रभु ने, श्री राम ने, होना वही है। चलिए धन्यवाद सर, और बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी जनता की ओर से और हमारी तरफ से भी।